हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 7th की एनसीईआरटी। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली है। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के जो चैप्टर्स थे वो हम कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की पॉलिटी की बुक। ओके, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समानता। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इक्वेलिटी। हम इक्वेलिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। डायमेंशंस पढ़ेंगे इक्वेलिटी की, यानी कि समानता के आयाम कितने हैं, कौन कौन से हैं। मानवीय गरिमा का मूल्य, भारतीय लोकतंत्र में समानता, समानता का संवैधानिक स्वरूप और लोकतंत्र में चुनौती, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए देखिए, एक चीज़ देखिए आप इसमें, ये क्या है कि देखो ये लोग खड़े हुए हैं कतार में। ठीक है, ये कोई किसान फार्मर है, ये एक व्यापारी है, एक शिक्षिका है, ये छात्र है, ये कामगार है और ये भी कामगार है। देखिए हर एक स्टेटस के लोग हैं, बेरोज़गार भी हैं, गृहिणी भी हैं, किसान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, टीचर भी हैं, कोई स्टूडेंट भी है। सभी एक साथ एक लाइन में खड़े हैं, आगे पीछे खड़े हैं, स्टेटस वाइज नहीं खड़े हैं। ठीक है, तो ये किस लिए खड़े हैं यहाँ पे? ये सब लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए खड़े हैं, वोट देने की लाइन में खड़े हैं। ठीक है, चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतज़ार कर रही हैं और वो ये देखती हैं कि उनके जो मालिक हैं, जिनके घर वो काम करती हैं, वो भी इसी कतार में खड़े हैं। ठीक है, और वो इस दिन अपने आप को इक्वल, वो सभी भारतीयों के बराबर महसूस कर रही हैं कि उन्हें वोट डालने का जो अधिकार है वो मिला हुआ है, उनके वोट की भी उतनी ही कीमत है जो कि किसी और के वोट की है। ठीक है, तो वो अपने आप को बराबर समान महसूस कर रही हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ ही लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपस में बातें कर रही हैं। चल कांता अब तेरी बारी आई, वोट डाल गया। तो वो कांता फिर वोट डालने जाते हैं। तो ये क्या कह रही हैं कि उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है, वो बराबर महसूस कर रही हैं किसी दूसरे के। ठीक है, वो अपने आप को किसी दूसरे के बराबर महसूस कर रही हैं कि हम भी उसी के समान हैं। हम अमीर हों गरीब हों, लेकिन हम भी बराबर हैं किस में? वोट डालने के लिए। सभी के वोट की समान वैल्यू है ना। तो ये सभी लाइन में खड़े वोट डाल रहे हैं। तो देखिए क्या है, सम मताधिकार की समता। ये हमने पिछली बुक में भी पढ़ा था, जो हमने पिछली क्लास की बुक पढ़ी थी उसमें भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में हमने पढ़ा था कि हम गरीब हैं अमीर हैं, कौन सी जाति के हैं, हमारा कलर क्या है, कौन से धर्म के हैं, जेंडर क्या है, ये कोई भी बात मायने नहीं रखती है वोट डालने के लिए। वोट डालने के लिए कंडीशंस होनी चाहिए। कौन सी? कि हमारी एज होनी चाहिए 18+, बस यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है वोट डालने के लिए, है ना। देखिए कहानी का प्रारंभ कांता को वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई फार्मर है ना। तो कांता अपने मालिक अशोक जैन को भी पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कोई भी हो, या उनकी जाति कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो। जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, कहा जाता है उसको, यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। ये समानता का कौन सा पहलू है भाई? ये राजनीतिक आयाम है। किसका? समानता का। हमें वोट डालने का अधिकार है, ये समानता का राजनीतिक पहलू है। कौन सा पहलू है? राजनीतिक, है ना। ये समानता का राजनीतिक आयाम है। कौन सा? वोट डालने का अधिकार। हमारे पास राजनीतिक अधिकार है कि हम वोट डाल सकते हैं, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे आर्थिक स्तर, जाति कुछ भी क्यों ना हो, वह वोट डालने का हकदार है, सभी के बराबर है। क्योंकि उसके पास भी एक ही वोट है और किसी और के पास भी एक ही वोट है। अमीर के पास भी एक ही वोट है, गरीब के पास भी एक ही वोट है। किसी
लड़के के पास भी वही वोट है जो उस दूसरी लड़की के पास है, ठीक है। हर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस, किसी का डिफरेंस नहीं होता है। वोट डालने को लेकर हम किसी भी बेस पर भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ होती है कि 18+ होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर है। फिर देखो क्या हुआ कि कांता ने एक जगह पे तो बराबर महसूस किया अपने आप को, कहाँ, वोट डालने की लाइन में, लेकिन दूसरी ही जगह वो अपने आप को हीन समझती है। क्यों? क्योंकि तब वो एक हॉस्पिटल की कतार में खड़ी हुई होती है अपनी बेटी के इलाज के लिए। वहाँ गरीब खड़े हैं कतार में, तो फिर वो सोचती है कि अमीर गरीब सभी, उसके जो मालिक थे वो वोट डालने की लाइन में सभी बराबर खड़े थे, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य के लिए इंतज़ार करने में इतना समय नहीं लगता। वो किसी भी हॉस्पिटल में किसी लंबी लाइन में खड़े होकर हॉस्पिटल में व्यवस्था का और इलाज का इंतज़ार नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्हें किसकी कमी महसूस हो रही थी? असमानता की। वो यहाँ पर अपने आप को बराबर महसूस नहीं कर रहे थे। जिसने कांता के मन में शंका पैदा करती वह कौन सी बात थी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वो एक गरीब है, झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है, उसकी बेटी बीमार है और वह छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। घरेलू काम की नौकरानी है और यह नौकरी उसे थका देती है। अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी है लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में अधिकांश लोग गरीब हैं। इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? कि वो गरीब है ना। गरीबी असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण है। उपरोक्त कहानी के आधार पर उस ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। ओके, देखिए समानता के आयाम कौन कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। समानता का पहला आयाम है सामाजिक। कौन सा है? सामाजिक, है ना। सामाजिक आयाम से आप क्या समझते हैं भाई? सामाजिक आयाम होता है ये इक्वेलिटी, रेस, फ्रीडम, सोशल, रिलीजन्स, एबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, एजम्पशन, अंडरस्टैंडिंग, ऑक्यूपेशन, कुछ भी हो आप बराबर हैं, ये समानता है। आप भले हैं या दिव्यांग हैं, भले हैं मतलब सही सलामत हैं या दिव्यांग हैं, आप लड़के हैं या लड़की हैं, आपका धर्म अलग है, आपकी कास्ट अलग है, तो ये सब कुछ क्या है? ये सामाजिक समानता क्या आयाम है? सोशल डायमेंशन है ये, किसकी? समानता की, ठीक है, समानता की, सामाजिक। राजनीतिक में आपने क्या पढ़ा था? राजनीतिक में आपने पढ़ा था वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक समानता है। आर्थिक समानता, अब देखिए आर्थिक समानता से आप क्या समझते हैं? ये आर्थिक समानता, यहाँ पे है कुछ लोग और यहाँ पे एक लोग। यहाँ पे से आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे है 80% लोग, ठीक है, और यहाँ पे है 20% लोग। तो 20% वालों का पलड़ा भारी है और 80% वालों का पलड़ा भारी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, असंतुलन है बंटवारे में। इनके पास अधिक संसाधन है और यूज़ करने वाले लोगों की संख्या कम है। यहाँ यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा है और इनके पास संसाधन कम है। तो ये क्या है? आर्थिक असमानता है। क्या ये आर्थिक असमानता? तो समानता के 3 पहलू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। सामाजिक समानता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक समानता, आप कौन सी जाति से हैं, कौन से धर्म से हैं, कौन सी कास्ट जेंडर है आपका, कौन सा कलर है, ये कोई मायने नहीं रखता है जब आप सामाजिक स्तर पर समान होते हैं, ठीक है। राजनीतिक समानता कब होती है? तब आपको वोट डालने का अधिकार होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। किसके बेस पर? जो अभी हमने ऊपर पढ़े, रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इनके बेस पर आपको वोट डालने के लिए भेदभाव आपके साथ नहीं होता है। तो आपके पास क्या है? राजनीतिक समानता है, राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक समानता का अधिकार है। आर्थिक समानता से आप क्या समझते हैं? कि आपके पास इक्वल हैं, इक्वल संसाधन है तो आप समान हैं। लेकिन अगर किसी के पास 90% है यूज़ करने के लिए और किसी के पास 10% है
और यहाँ यूज़ करने वालों की संख्या देखो, यहाँ लोग हैं 80%, ठीक है, और इनके पास संसाधन है 20%, और यहाँ पर लोग हैं 20% और इनके पास संसाधन है 80%। तो यहाँ क्या होता है, असमान वितरण है संसाधनों का, है ना, असमान वितरण है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे आर्थिक असमानता है। तो समानता की 3 आयाम आपके समझ में आए। अच्छा जी, अब देखिए आगे क्या है, अन्य प्रकार की असमानताएं कौन कौन सी हैं भाई, कौन कौन सी असमानताएं हैं, चलिए उनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ये देखिए कुछ अखबार की सुर्खियां दी हुई हैं। कुर्मी क्षत्रिय, ये उसकी एज, हाइट, उसकी क्वालिफिकेशंस, इन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद कहा है कि सजातीय वर चाहिए, ठीक है, सजातीय वर चाहिए, ब्राह्मण है ये। तो यहाँ पे देखिए शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट दी हुई है किसी न्यूज़पेपर में, तो वहाँ की एडवर्टाइजमेंट है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, ठीक है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर हैं। यानी कि उन्हें राजनीतिक समानता तो है उनके पास, लेकिन सामाजिक समानता नहीं है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। कौन कौन सी हैं? भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। ये आप सभी बच्चों को पता है, जो गांव में रहते हैं उन्हें तो खासकर पता है कि कास्टिज्म है हमारे रूरल इंडिया में। ग्रामीण भारत में आज भी जातिगत भेदभाव होता है, जैसा कि हमने पिछले बुक में पढ़ा था, ठीक है। आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही आपको हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप ये सोचते हैं कि लोग जात पात में अब विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कुछ ये न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ दी गई हैं, इनको देखिए। यहाँ पे बताया गया है ना क्या, कास्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है कि सुजातीय वर या वधू या कन्या चाहिए, ऐसा मेंशन किया है उन्होंने। परंतु जब एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत में जातिगत भेदभाव होता है, वो चाहे शहर हो या गांव हो, ठीक है। गांव में थोड़ा ज़्यादा होता है, शहर में कम होता होगा, लेकिन होता है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ है, टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल इन लोगों ने स्वयं अपने लिए किया है, ठीक है, और उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। यह दलित शब्द इस बात की ओर इंगित करता है कि उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक आत्मकथा दी गई है, उसके आधार पर बताया गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। ऐसा ही कुछ आपने पिछली क्लास की बुक में भी पढ़ा था, है ना। वो उसमें क्या पढ़ा था आपने, भीमराव अंबेडकर ने अपने बारे में बताया था कि उन्हें कैसे जातिगत असमानता का सामना करना पड़ा था, जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था, है ना। अपने बैठने की जगह, वो कह रहे कि हमें वह जमीन पर बैठने पड़ता था स्कूल में दूसरों से दूर, और अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कान पिटाई भी कर देते थे। कौन? टीचर्स। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। अब देखिए उन्हें उनकी कास्ट से के ऊपर उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वो दलित वर्ग से आते हैं तो इसलिए उनसे पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाई जा रही है। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में सब बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा।
स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजा में मास्टर और लड़कों की आंखें छिपाकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदानों में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों को साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद भी आवेंगे पढ़ने को। तो देखिए क्या उनके साथ भेदभाव हुआ, किस बेस पर? कास्ट के बेस पर। वो एक दलित वर्ग से आते हैं इसलिए उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाई गई, बाकी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था तो उनसे स्कूल का काम करवाया जा रहा था, झाड़ू लगवाई जा रही थी, साफ सफाई का काम करवाया जा रहा था। कंटिन्यू 2-3 दिन उन्होंने ऐसा काम किया। फिर उनके पापा ने उनको देखा, टीचर्स को धमकाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और उन्होंने कहा कि हाँ और भी बच्चे पढ़ने आएंगे, आप उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो तब उनका पीछा छुड़ा इन सब चीज़ों से, लेकिन उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कास्ट के ऊपर। तो ये क्या है? ये असमानता है। किस बेस पर? सामाजिक स्तर पर। ठीक है, कौन सा आयाम है ये? असमानता का सामाजिक आयाम। ठीक है। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो इसलिए जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत पसंद आया और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब वे मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांस नहीं खाता है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां से मछली पकने की स्मेल आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में जो भी उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। अतः अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि आप अपना नाम बदल लीजिए। श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे कि भैया आप अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रख लीजिए। अंसारी दंपति ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। अब देखिए ये क्या था? ये रिलीजन के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा कास्ट के ऊपर, सेकंड में आप देख रही हैं कि क्या रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 एस्पेक्ट्स पढ़े, किसके? समानता के, या एक तरीके से समझे तो असमानता के। पहला राजनीतिक, जहाँ पे हमें वोट डालने का अधिकार है। ठीक है। पहला पढ़ा राजनीतिक, जहाँ पे हमें वोट डालने का अधिकार है। दूसरा है सामाजिक। सामाजिक में धर्म, जाति, जेंडर, रेस, कलर, इन सब के बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। जहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की। आगे चलते हैं। आगे है कि मानवीय गरिमा का मूल्य। देखिए अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों के साथ हुआ। अब देखो, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। जाहिर सी बात है, जब बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मिस्टर वाल्मीकि झाड़ू निकाल रहे थे स्कूल में, तो उनके भी सम्मान को आहत हुई। हालांकि वो उस समय बच्चे थे, उन्हें इतना पता नहीं था, लेकिन उनके पिता के सम्मान को तो ठेस पहुंची ना। उन्होंने टीचर से कहा ना, अब मिसेस अंसारी को घर नहीं मिल रहा है तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनके सामने प्रपोजल रखा कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। तो ये क्या था? ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब ये उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान पर ठेस नहीं लगने दी, उन्होंने अपना नाम बदलने से मना कर दिया। ठीक है। अच्छा, ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार कानून की गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि की उनकी जाति कांड स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके
किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया। उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने के लिए मना किया तो उनके भी सम्मान को चोट पहुंची। फिर प्रॉपर्टी डीलर ने नाम बदलने का सुझाव दिया तो आदम सम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया। तो ऐसा व्यवहार जो वो नहीं होना चाहिए था उन लोगों के साथ। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो उन्हें किसी व्यक्ति को मिलती है। क्यों थे वो ऐसे अधिकारी? क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वेलिटी के राइट्स हैं हमारे पास। हम किसी के साथ भी ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हैं, है ना। अच्छा, भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखिए, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि यह समानता खत्म हो गई है। खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पहले की बजाय कुछ हद तक कम हुई है। लेकिन हम यह भी सोच सकते हैं कि कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। कि पहले कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं था इनके खिलाफ, लेकिन आज कम से कम नियम तो बने हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो भी जाएगा, ठीक है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। आर्टिकल 14, कानून की समक्ष क्षमता, ये कौन सा आर्टिकल है? 14 है, ठीक है। इसका तात्पर्य कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना होगा, ठीक है। सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना होगा। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 15, राइट। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। और आप कहीं पर भी जाकर जॉब कर सकते हैं, आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, किसी भी बेस पे, जेंडर, रेस, कलर, कास्ट, रिलीजन, इनके बेस पर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अस्पृश्यता का अंत होता है आर्टिकल 17 से, अनटचेबिलिटी। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है ना, पढ़ा था हमने। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद से। कानून के द्वारा मतलब फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हमें, ठीक है। और दूसरा है कि सरकार समय समय पर कुछ ऐसी स्कीम्स, योजनाएं लाती रहती है जिनसे हमारी असमानता को हम खत्म करने की दिशा में चलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनको जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान भी किया गया है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। मिड डे मील, स्कूल्स में मिड डे मील होता है गवर्नमेंट स्कूल में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। ये योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में
6 महीने के अंदर अंदर लागू करने के लिए निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, जैसे दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। ठीक है, शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और वापस ही नहीं आते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और उन कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को ही काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अब देखो, इस मिड डे मील स्कीम के क्या क्या फ़ायदे हुए। सभी बच्चे, अलग अलग कास्ट के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते, रिलीजन्स के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते, तो वो सभी साथ बैठकर खाना खाएंगे, तो उनमें असमानता का व्यवहार जो है वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होना शुरू होगा, जो उनके सामाजिक जीवन से उनके दिमाग में आया है, उन धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू होगा। दलित वर्ग की महिलाएं ही खाना बनाएंगी, वो उनके हाथों का खाना खाएंगे, तो यहाँ से भी जो भेदभाव है वो ख़त्म होगा। ठीक है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी इस देश में स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इतना तो डिफरेंस है। अच्छा जी, आगे क्या है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कानून बन गए फिर भी लोग उन्हें समान नहीं समझना चाहते? क्यों? क्योंकि वो उनके दिमाग में ना रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में वो बैठी हुई हैं और उन्हें ख़त्म होने में थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होंगी, एक साथ तो सब कुछ सही हो नहीं सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को अब बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं अपने, देखिए, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यानी कि आपको ना मतलब संघर्ष करना होगा वो समानता पाने के लिए, वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जीने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अब आप सोचेंगे क्या भारत में ही ऐसा होता है? नहीं, शायद आप सोच रहे होंगे क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है और जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन की मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों के समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। अब देखिए, हमारे यहाँ बहुत विविधता है तो उनकी बेस पे डिस्क्रिमिनेशंस भी हैं। ऐसे ही अमेरिका में रेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं अमेरिकन और अफ्रीकन के बीच में। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था, लेकिन 1950 के बाद जब नागरिक समानता अधिकार बने हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं होता और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था
जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था, लेकिन 1950 के बाद से ऐसा नहीं था। ठीक है, ये देखिए भारत का संविधान उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब ये देखो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यहाँ से क्या आता है, इक्वेलिटी। ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर है इक्वेलिटी, प्रेम्बल में है, प्रस्तावना में है। उसके बाद गरिमा का गरिमा वर्ड क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो जी हाँ, प्रेम्बल में आता है कि हर एक उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारा संविधान में प्रेम्बल भी इक्वेलिटी और डिग्निटी के बारे में बात करता है। ये कौन सा टॉपिक है हमारा, ये जो है ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, कि समानता का संवैधानिक स्वरूप की समानता के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ कहा गया है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, ये देखो अमेरिका का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, रोजा पार्क्स है, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला है। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन आरंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। कहाँ पर, अमेरिका में। कब हुआ, तब किसी ने एक स्टेप उठाया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो एक आवाज़ से 100 लोगों की आवाज़ मिलकर वो आवाज़ बुलंद हो गई और यहाँ पर उनके साथ 1964 में अधिनियम बना और इनसे भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। तो देखिए, एक कानून बनने से ही कुछ नहीं होता है, उसको फॉलो करने वाले कौन लोग हैं, हम। जिन्होंने भेदभाव किया वही लोग, उन्हीं लोगों ने कानून बनाया है और वही लोग फॉलो करेंगे। तो कानून बना दिया, ठीक है, लेकिन उनको फॉलो करने के लिए जो हमारे मन में सदियों से धारणाएं बनी आ रही हैं उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी। कब होंगी, तब हम ख़त्म उन्हें करेंगे, पढ़ेंगे, कानूनों को समझेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हाँ ये सब सच है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर हम सोचेंगे तभी चीज़ें ख़त्म होंगी। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 15 जो हमने पढ़ा है। उसके बाद है लोकतंत्र की चुनौती। लोकतंत्र की चुनौती क्या है, देखिए आर्टिकल 15 क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिषेध। कि भाई हम धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये क्या कहते हैं, आर्टिकल 15 कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। पहला है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि द्वारा पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक सम्मान के स्थानों का उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसका मतलब ये है सीधा सीधा सरल भाषा में कि आर्टिकल 15 जो है वो इन पॉइंट्स पर भेदभाव को निषेध करता है कि हम इस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब लोकतंत्र की चुनौती क्या है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं
और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों और समानता और समान दिलाने के पक्षधर हैं। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है, इससे आप क्या समझते हैं कि देखिए हम किसी भी देश को पूर्णतः डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, उसमें जो प्रोविजंस देखे हम पूरी तरह फुलफिल कर रहे हैं नहीं भी, और उन्हें अच्छी तरह से लोकतांत्रिक बनाने के लिए, अधिक समानता लाने के लिए हम रोज़ नए नए क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है, उसमें और भी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बन गया है बस, अब और कुछ उसमें अच्छा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हम अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में पढ़ा समानता के आयाम। ठीक है, समानता के आयाम पढ़े। कितने आयाम हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का मतलब है कि आप धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर आप किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक में आपने क्या पढ़ा कि आपके पास वोट डालने का अधिकार है। आर्थिक असमानता में आपने क्या पढ़ा कि किसी के पास किन्हीं ज़्यादा आवश्यकता है और उनके पास कम संसाधन है, और किसी के पास ज़्यादा संसाधन है और उन्हें कम आवश्यकता है। तो ये क्या है? असमान वितरण है संसाधनों का, इससे आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है। मानवीय गरिमा का मूल्य, जैसे कि हमने 2 एग्जाम्पल्स लेके पढ़ा था, वाल्मीकि का और एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता का कहाँ कहाँ पर विवरण है। जो गरिमा कहाँ पे है? प्रेम्बल में है। डिग्निटी के बारे में प्रेम्बल में बताया गया है। भारतीय लोकतंत्र में समानता कहाँ पे है? प्रेम्बल में है। और पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स का एक सेक्शन है, वहाँ पे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारे पास क्या है? राइट टू इक्वलिटी है। 14, 15, 16, 17 और 18 हमने पढ़ा। 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता है। 15 में क्या है कि आप जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में क्या है कि आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान, मूल वंश से हो, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी का अंत है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है, लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है कि पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है, उसमें बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा इक्वलिटी के बारे में। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।